नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस भी मोहन सरकार पर अब हमलावर है और लगातार सरकार को घेर रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही है, यानी कि बर्खास्तगी की बात कही। उनका कहना है कि नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं से हुई जो अनियमितता है उनके सभी मामलों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर भी एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस तरह की अनियमितताएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये मामला हुआ कैसे? देखिए, मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग की परीक्षा करने की घोषणा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आने के बाद में अब इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग स्टूडेंट की स्टेट लेवल पर परीक्षा होगी। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में आयोग गठित होगा और जो प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराएगा। नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता राष्ट्रीय आयोग देगा। इस तरीके से ये मामला पूरा कैसे खुलासा हुआ है, देखिए इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले ने दोबारा उस समय तूल पकड़ा जब दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने नर्सिंग घोटाले के जांच अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि जो नर्सिंग अधिकारी घोटाले की जांच कर रहे थे उन्हें ही रिश्वत लेते पकड़ा गया है, जिसके बाद 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और एक के बाद एक कैसे इसकी परत खुलती गई वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, व्यापम 2 के तौर पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले में 3 सीबीआई अधिकारी समेत 13 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे सीबीआई की टीम हेडक्वार्टर्स में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी बर्खास्त होंगे। ये आदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारी और अधिकारी बर्खास्त होंगे। तत्कालीन रजिस्ट्रार और नर्सिंग काउंसिल के सचिव पर भी कार्रवाई होगी। नर्सिंग छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश की तर्ज पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के लिए राज्य में एक आयोग का गठन किया जाएगा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और देखिए, सीबीआई की नई टीम संभाल सकती है नर्सिंग कॉलेज घोटाले की कमान। फिलहाल तो अभी जिन सीबीआई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं उन पर उगाही के आरोप लगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि सीबीआई की कोई नई टीम का गठन हो जो इस पूरे घोटाले की जांच करे। 3 दिन पहले ही रिपोर्ट में ये बताया गया था कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले की कमान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एक नई टीम संभाल सकती है, क्योंकि एजेंसी की पिछली टीम के मेंबरों ने कथित तौर पर इसका हिस्सा बन गए थे। एफआईआर में एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी, जिसे हम डीएसपी कह सकते हैं, और उनके अलावा 4 सीबीआई अधिकारियों को नामित किया गया है और 3 को गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। और देखिए, ये पूरा मामला क्या है उस पर भी हम नजर डालते हैं कि पिछले 1.5 साल से हम रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में भारी अनियमितताएं पाई गई। स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी ऐसे नर्सिंग कॉलेज चलाते पाए गए हैं जिनके पास में कोई परिसर तक नहीं था। कई कॉलेज में 2 से 3 कमरों में चलते हुए पाए गए हैं और कई ऐसे थे जो सिर्फ कागजों में मौजूद है, जमीनी हकीकत उनकी कुछ और है। तो इस प्रकार से ये नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे, संचालित हो रहे थे, जहां न सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा था बल्कि कई प्रकार की अनियमितताएं भी हो रही थी, जिसकी जांच सीबीआई की टीम कर रही थी। और सीबीआई जांच में 169 कॉलेज पात्र पाए गए, जबकि 73 कमी वाले 66 मिले हैं जो अपात्र हैं। सीबीआई ने जिन 308 नर्सिंग कॉलेजों पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 69 यानी कि 169 कॉलेज सूटेबल पात्र पाए गए हैं, 73 डिफिशियंट पाए गए हैं कमी वाले, और 66 ऐसे हैं जो अनसूटेबल यानी कि अपात्र पाए गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, बता दें कि फिर रिपोर्ट आई कि पता लगा कि रीवा में एक सरकारी कॉलेज को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 4 कमरों में ही की दुकान में चल रहा था। इसकी तस्वीर में हम आपको बताएंगे। और भोपाल में जिस कॉलेज को फिट टैग किया गया था उसका पता एक किराए की इमारत का था, यानी कि उसकी खुद की इमारत भी नहीं थी। किराए की इमारत में 4 कमरों में मेडिकल कॉलेज चल रहा था, जहां एक स्कूल चल रहा था। सीधी कॉलेज नर्सिंग 4 कमरों की दुकान में चल रहा था। वहीं शहडोल में 2 कमरों का शारदा देवी कॉलेज तो सालों से चल रहा था, जिसकी जांच अब हो रही है। और यहां भी पढ़ने वाले छात्र परीक्षा दे रहे थे, पास भी हो रहे थे।
बड़ा सवाल यह है कि ये किसके शह पर चल रहे थे। अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नर्सिंग घोटाले के बाद में जो सीबीआई घोटाला हुआ, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। पहले तो ये अंदेशा था कि ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़ा है, लेकिन अब तो इस बात का और भी खुलासा हो गया है कि सीबीआई अधिकारी भी इस उगाही कांड में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर? निश्चित ही यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि सीबीआई ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है और निश्चित ही लंबे समय से ये मतलब रहे हैं कि ऐसी एजेंसीज निष्पक्षता से काम नहीं करती, उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत शॉर्डी होती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन में कई तरीके से मिली भगत करके साठ गार्ड की जाती है। जैसे आपने रीवा की एग्जाम बात करी, तो रीवा में जिन कॉलेजेस को मतलब एक कॉलेज को फिर डिक्लेयर किया गया था, जो रियलाइजेशन हुआ है बिल्डिंग में किराए के उस पे चल रहा था और वहां पे नर्सिंग कॉलेज स्कूल चल रहा था, बच्चों का स्कूल। तो ये एक बहुत ताज्जुब की बात है कि और मतलब जिस तरह की लैंग्वेजेस कोड्स यूज करे गए हैं, कम्युनिकेशन किया गया है, 10 लाख रुपए की रिश्वतें ली गई है पर कॉलेज को। बिल्कुल चिंता है। इसे सबसे हम देखें कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल जांच एजेंसीज का इस बात को भी दर्शाता है कि लोकल लेवल पे यहाँ पे यानी मध्य प्रदेश की सेल्फ की जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए अथॉरिटी बिल्कुल हाईवे से रिलेटेड हुआ, बिल्कुल जी अभी हाईवे से रिलेटेड हुआ, बिल्कुल ठीक है। और देखिए सीबीआई अधिकारी रिश्वत के बदले कॉलेजों को पात्र बना रहे थे, ये भी आरोप है। देखिए आरोप है कि सीबीआई अधिकारी रिश्वत के बदले कॉलेजों को पात्र बना रहे थे। एक अनफिट कॉलेज को फिट टैग करने के लिए करीब 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच में रिश्वत ली गई है। जांच से पता चला है कि रिश्वतखोरी का गिरोह भोपाल और राजस्थान के रास्ते संचालित हो रहा था और रिश्वत भोपाल से निकलकर जयपुर में सीबीआई अधिकारी तक पहुंचता था। ये भी रिपोर्ट है। और देखिए रिपोर्ट में पता चला है कि एक बिचौलिया रिश्वत को जयपुर भेजता था और फिर उसे एक सीबीआई अधिकारी तक पहुंचाया जाता था। मामले में सीबीआई अधिकारी राहुल राज, सुशील कुमार मजोका और श्रीकांत असाठी को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद भी आरोपी है मामले में। 31 संस्थान जो छापेमारी की गई है उस पर सीबीआई ने कैश बरामद किए हैं, गोल्ड और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सीबीआई ने मध्य प्रदेश और जयपुर में करीब 31 संस्थानों की तलाशी ली, तफ्तीश की और करीब 2.3 करोड़ रुपए से अधिक नकदी, सोने की छड़ी और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर राहुल राज पर बिचौलिए के साथ संपर्क रखने, सीबीआई निरीक्षणों की अनुसूची साझा करने, रिश्वत की रकम तय करने और उसे इकट्ठे करने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्वत के लिए छाछ, गिलास, अचार की बरनी और किलो आम जैसे एक कोड वर्ड थे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उनके कोड वर्ड थे जिन कोड वर्ड के जरिए रिश्वत ली जाती थी। इस पूरे उगाही कांड को अंजाम दिया गया है। विलक्षण जी, जैसा कि आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि इस प्रकार के कोड वर्ड थे। देखिए रिश्वत के लिए छाछ का गिलास, अचार की बरनी, किलो आम जैसे कोड वर्ड थे। बताइए कितने गंभीर, इस गंभीर मामले को लेकर जो जांच कर रहे थे वो जांच के अधिकारी ही रिश्वत कांड में फंसे नहीं बल्कि वो ही इस कांड को अंजाम दे रहे थे। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि निश्चित ही रूप से इस तरह के कोडवर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है और इस तरह की जैसे भाषा का प्रयोग किया गया है, ये बताता है कि कितनी तरीके की बेटर अंडरस्टैंडिंग अधिकारियों में स्वयं, बिचौलियों और साथ साथ ऐसे माफिया गिरे लोगों के बीच में है। यानी किस तरह का संपर्क ये ऑलरेडी एक दूसरे से साधे हुए हैं। और अकेले यहाँ पर हम सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड की बात कर रहे हैं और उसके बाद अब नर्सिंग हो गया। आप ये सोचिए होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं मध्य प्रदेश में, एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट रन्स अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कई सारे संस्थान होता है जो एग्जामिनेशन की तैयारी से लेके कॉलेजेस की बैठक में, और इवन अभी हम लोगों ने एक मेजर नहीं देखा है कि कौन कौन से स्कूल्स अफिलिएटेड हैं एमपी बोर्ड से जो सर्टिफिकेट पात्रता के बांट रहे होंगे लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप ये सोचिए कि ये नर्सिंग घोटाले ने एक तरीके से जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। ये हमें बताएगा कि इस तरह की साठगांठ अगर ऐसे प्रोमिनेंटली, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, सी ओवरऑल मध्य प्रदेश में सबसे कॉमनैलिटी के साथ जो एक इंडस्ट्री चलती है, मतलब जो मध्य प्रदेश के हर कोने में पाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करती है। उसके कॉलेजेस आपको जबलपुर में भी मिलेंगे, आपको पिपरिया में भी मिलेंगे, आपको बैतूल में भी मिलेंगे, आपको नरसिंहगढ़ में भी मिलेंगे और इवन मालवा क्षेत्र या बुंदेलखंड में तक मिलेंगे। लेकिन
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके ऊपर देख रेख ना होना और सरकार के तौर पे खुली छूट में इनको फंड देना, ये एक तरीके से बताता है कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस एक पूरे माफिया के रूप में चलती है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट देखें तो ये पैसा एग्जैक्टली किन लोगों के पास जाता है। सी, यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कि ये लोग अल्टीमेटली इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि निश्चित ही रूप से इलीगल एक्टिविटीज, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ड्रग सप्लाई से रिलेटेड हो, फेक मेडिसिन बनाने से हो, चाहे पात्रता देने के लिए हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, इन सब के लिए किया जाता है। और वर्स्ट थिंग कि इस पे कोई जांच एजेंसी की जो अभी एक मिलीभगत दिखाई दी है, ये बताती है कि मध्य प्रदेश में लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ साथ लेवल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की कितनी बड़ी यहाँ पे एक आपदा जैसी चल रही है। मैं इसे आपदा से कम में बिल्कुल कैटेगराइज करना ही नहीं चाहता। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने की जरूरी है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी इनमें क्या रोल होता है। सी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जीएसटी इंटेलिजेंस भी होते हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इन्वेस्टिगेट करने वाली अथॉरिटीज होती है, जैसे ईओडब्ल्यूएस होता है, जीएसटी इन्वेस्टिगेशन होती है, ईडी होती है, इनका ध्यान आज तक ऐसे माफियाओं के प्रति क्यों नहीं किया गया। और निश्चित ही जब हम ये देखते हैं कि इतने सारे, क्योंकि जैसे कि आपने राइटली बताया था मनीष के यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस रन किए गए हैं, जिनमें करीबन अबाउट 169 कॉलेजेस को टैग किया गया है फिट, अनफिट और डेफिशिएंट के कैटेगरी में। तो आप सोचिए कि पर कॉलेज को सरकार के द्वारा कितना फंड दिया जाता होगा, और क्या इनमें बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं जो अपने ही द्वारा फैलाए गए लोगों को कहते हैं कि हमारे बिना पे हमारी पावर और हमारी सांठगांठ का इस्तेमाल करके 2 लाख से लेकर 10 लाख तक तो रिश्वत दी जा रही है। तो आप यकीन मानिए कि फिर सरकार को वो कितना देते होंगे। अब ये तो रिश्वत है, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख भी हो सकती है, 8 लाख इलेक्शन मैनेजमेंट में रसूख मेंटेन करने के लिए लोकल नेताओं के लिए ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार के पैसे की। जो एक एक्विजिशन यहाँ पे लगता है लोगों द्वारा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, बट आप यहाँ देखिए एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रखा गया है, जहाँ सरकार के द्वारा ही सरकार की हेल्प करने के लिए टैक्स पेयर्स के मनी की ऐसी होली जलाई जाती है। लेकिन क्या विलक्षण जी इसे व्यापम 2 घोटाला कह सकते हैं, और कह ही सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये कांड हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ है कि देखिए जो रिश्वत है वो भोपाल से निकल के जयपुर में जाती है, एक सीबीआई अधिकारी तक पहुंचती है, सोने की छड़ी, कितने सारा कैश और 3 करोड़ रुपए कैश ये भी बरामद हुआ है। तो इसे अपन व्यापम 2 भी कह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित ही से व्यापम 2 कह सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि अकेले ये हेल्थ सर्विसेज से इंक्लूडेड नहीं है। हाँ। यहाँ पर आप देखें कि कई तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग अलग फॉर्मेट में इस पूरे प्रदेश में निजी और सरकारी फंडेड द्वारा भी चलाए रहे। तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि इसका जाल सिर्फ मेडिकल फील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बढ़ के टूरिज्म तक भी हो सकता है, ये बढ़ के किसी एजुकेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी हो सकता है। आपको ये जान के बहुत मतलब ताज्जुब होगा, मेरे ख्याल से शायद मनीष आपके दर्शक भी अभी रिसेंटली सुनते आए होंगे, इस देश में 76% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 65% मेडिकल फील्ड के जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो एज पर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि एम्स और प्रोफेशनल बोर्डों द्वारा, जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल हो गया, या आपके इंजीनियरिंग की कोई प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो आपका डिसाइड करती है कि मतलब क्या कहते हैं कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होगा, कोर्सेज क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, उसके हिसाब से अबाउट 75% और 65% इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट अंडर परफॉर्मेंट है, यानी उनको ट्रेनिंग्स तक नहीं दी गई है, उनकी जो एजुकेशन का कंटेंट होता है वो आउटडेटेड है, वो नई टेक्नोलॉजीज नहीं जानते। और इसका मेन कारण है कि आज की डेट में जब ऐसे ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो वो अपने आप को बिल्कुल अपात्र मानते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना क्यों नहीं मानेंगे विलक्षण जी? देखिए कि किस प्रकार से क्लासेस चलाई जाती थी, किस प्रकार से बच्चों की एजुकेट किया जाता था, उनके शिक्षण से लेकर, उनकी ट्रेनिंग से लेकर की, इंटर्न से लेकर की, किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता था, ये हम सभी के सामने है। जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो हम सभी ने देखा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग को पास किया हो या संस्थानों को पास किया हो, सवाल तो उन पर भी है, क्योंकि सवाल तो सरकार पर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों ने ही तो पास किया है, उनको टेंडर जारी किया या जो भी पासिंग की, उनकी तो पासिंग तो सिर्फ सरकार कर सकती है। देखिए, निश्चित ही यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये साठगांठ पूरा रसूख का खेल एक बनाती है। ठीक, अगर कोई भी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप ले लें और वहां पर आपके रसूख के दम पर आप अपने ही समर्थकों को किसी तरह का
क्या कहते हैं आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं, तो इन रिटर्न वो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही मतलब जग जाहिर सी बात है कि वो इन रिटर्न आपके लिए वोट कलेक्शन से लेके इलेक्शन मैनेजमेंट तक लेके सारा काम करते हैं। और इवन टू एन एक्सटेंड ये तो बड़ी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिसर जो इस तरह की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता होगा, वो ये जानता होगा कि कितना बड़ा हवाले का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इन्हीं संस्थानों द्वारा ऐसे ही इकोसिस्टम को क्रिएट करके हवाला किया जाता है। एग्जैक्टली यही मतलब आप कहें सब ब्लैक इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, वो इसी तरह से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सरकार का दिया हुआ पैसा जिसके रिटर्न में हमें एक एजुकेटेड व्यक्ति को मिलना चाहिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। कई बार हम सुनते हैं कि गांव के अस्पतालों में कंपाउंडर डिलीवरीज तक करा रहे हैं लोग, गलत मेडिसिन का उपचार कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। और निश्चित ही ये अकेला मध्य प्रदेश की दिक्कत नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ यूपी में आए थे चीफ मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने रिकग्नाइज किया था कि सबसे बड़ा माफिया जो यूपी में भी रिकग्नाइज करते हैं वो यही है कि एजुकेशन और मेडिकल रिलेटेड माफिया है। और हिंदी पट्टों के जो 3 मुख्य राज्य हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर ऐसी साठ गांठ आपको बहुत ही कॉमन फैक्टर्स में मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा इसी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया गया है कि जयपुर तक इसके तार फैले हुए हैं। और आगे जैसे जैसे सीरियसली अगर इस इन्वेस्टिगेशन को किया जाएगा और बॉट्स तब वो नहीं होगी, तो हमें पता चलेगा कि कई प्रदेशों से साथ साथ दिल्ली तक या अन्य राज्यों तक इसके गहरे तार जुड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि अब जितने भी जो अधिकारी है, कर्मचारी है या जो भी इस मामले में संलिप्त है, सभी को बर्खास्त किया जाएगा, क्या ये पर्याप्त रहेगा या उनको जेल होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही है कि अधिकारियों का बर्खास्त एक बाय डिफैक्टो, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड चीज है। इससे पहले भी अगर कोई स्कैम नहीं उजागर होता है तो आदमी एक्सपेक्ट करके चलता है कि सबसे पहले अधिकारियों की बर्खास्तगी है। यहाँ पर जो मूल प्रॉब्लम है, अगर हम आज मोहन यादव जी अनाउंस करते हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित कर दिया जाए, तो सबसे पहले वीड आउट करना पड़ेगा उन लोगों को जो कलेक्टिवली इस चीज में लिप्त है, नॉन क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉर्मल पीपल जिन लोगों ने इस तरह की चीज करी। और सबसे बड़ी बात यह आती है यहाँ पर कि एक सेंट्रलाइज्ड बोर्ड होने के बावजूद एक व्यापम स्कैम हुआ। उसके बाद जब अफिलिएशंस की बात आती है नर्सिंग कॉलेजेस की, तो इस तरह का स्कैम निकल के आता है। क्या ये बहुत जरूरी नहीं पड़ गया है मध्य प्रदेश में कि राष्ट्रीय स्तर पर जब हम एक पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल बोर्ड बनाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल ओवरसीइंग और गाइडेंस के लिए, क्या अब जरूरी नहीं हो गया है मध्य प्रदेश में कि इसे सेंट्रलाइज करके नहीं, सेंट्रलाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार का जो मेडिकल एक्ट है उसके अनुरूप ही अब भर्ती होगी। जैसे इंजीनियरिंग के जो छात्र है या मेडिकल के छात्र है, उनकी जो परीक्षाएं होती है उसके अनुसार ही परीक्षाएं होगी। जो मेडिकल एक्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा। तमाम प्रकार की बातें देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने की है, वो अब सेंट्रलाइज ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब उसको आप सेंट्रलाइज कर ही रहे हैं तो एनएसए लगाकर करिए, क्योंकि सबसे पहले आप इन लोगों पर एनएसए लगाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है और कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार की साख पर भी बट्टा लगाया है। क्योंकि अब सरकार कटघरे में है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जी निश्चित ही मनीष, से मैं टोटली अग्री करता हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को जो एक इन्वेस्टिगेशन को बॉच अप करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, गवाह मैनिपुलेट हो जाते हैं या हत्याएं हो जाती हैं, इसको मौका ना मिलते हुए तुरंत ही इन पे प्रोसिक्यूशन करके चार्जशीट दायर करके इनको जेल भेजना एनएसए एक्ट का सबसे सही उपयोग होगा। और निश्चित ही जैसे आपने कहा है कि यहाँ पर जैसे मोहन यादव जी ने भी अब कहा है कि इसको केंद्राइज किया गया। सी, ये नारा मोदी जी ने आज से 2 साल पहले भी दिया था कि मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम गवर्नेंस इस देश की सरकार का हिस्सा होना चाहिए इकोनॉमी में, और उन्होंने यही चीज किया। तो यहाँ पर अगर हम प्रोफेशनल बोर्ड जो है कि एग्जामिनेशन के पेट पैटर्न, करिकुलम, ये सब डिसाइड करते हैं, उसके अलावा हमें एक ओवरसाइट बोर्ड की बहुत जरूरत है, एक आवश्यकता है। क्योंकि जैसे कि जैसे आप देखते हैं कि एक प्रॉपर जुडिशियल फोरम्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड होती हैं, वैसे ये बहुत जरूरी हो गया है कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन और खास तौर से मेडिकल को स्पेसिफाई करते हुए जिनमें टेक्निकल ऑफिसर्स भी हों और प्रॉपर जुडिशियल मेंबर्स भी हों, इनके लिए एक स्पेशल बोर्ड रिकग्नाइज करना चाहिए जो कि ओवरसाइट भी करे और साथ ही साथ गवर्नेंस करे ऐसे लोगों का जिनको रीजनल स्तर पे भी उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स हो और इनको पूरी तरह से एक जुडिशियल पावर दिया जाए। यहाँ गलत नहीं होगा कहना कि एक मेडिकल ट्रिब्यूनल का बनना मध्य प्रदेश में एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, ताकि ओवरसाइट अकेले सरकार ही नहीं,
बल्कि नॉर्मल व्यक्ति जो इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रताड़ित हो जाते हैं, जिनके साथ इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा धोखा दिया जाता है, तो वो अकेले सिर्फ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और 20 साल तक जस्टिस का वेट करें। उससे बेहतर है कि ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करके, मेडिकल कोर्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स बना के एक्टिविज्म जनता के अंदर भी लाई जाए, ताकि ये स्कैम उजागर सिर्फ मात्र आप जैसे अच्छे पत्रकारों द्वारा या अधिकारियों द्वारा ही नहीं हो, आम जनता भी इसमें सहभागिता रहे, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक पोर्शन जनता की तरफ से भी आता है। बिल्कुल। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर नए तरीके से या नए सिरे से सीबीआई का गठन किया जाएगा। वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और अगली कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है या हमको भी ऐसा लगता है कि वो अपने निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे? जिस प्रकार से हमने देखा कि जो सीबीआई के अधिकारी है वो नर्सिंग फर्जी घोटाले मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, वो और किस प्रकार से उन्होंने इस फर्जीवाड़े को कांड को अंजाम दिया। लेकिन क्या हम ये माने कि वो अब जो नए सिरे से जो टीम का गठन होगा वो ईमानदारी से काम करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साख पर बट्टा लग चुका है और वो अब संदेह के घेरे में हमेशा रहेगी। देखिए, यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है कि बॉच्ड अप है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहता है, जो मुझे इसकी राह दिखाई दे रही है, वो एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को साथ में मेंबर बना के एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए, जो कि एक जुडिशियल इंक्वायरी के रूप में कंडक्ट की जाए। कि इसका बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट और एक जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट करने से बेहतर है कि कानून के सही दायरों, सही पेचों में रहते हुए ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते, क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेशन बॉचअप सिर्फ एविडेंसेस के कलेक्शन और एनालिसिस पे नहीं होती। इवन बॉच्ड अप आप चार्जेस कौन से फ्रेम करते हैं, इनके द्वारा भी की जाती है। आप कई बार आपने क्योंकि लीगल बैकग्राउंड को हम और आप बेहतर समझते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जिन धाराओं के अंतर्गत व्यक्ति को बेहतर सजा हो सकती थी, जो कि व्यक्ति को ज्यादा सजा मिल सकती थी और उसके ऊपर इवन मतलब ज्यादा कठोर उसको कारावास मिल सकता था, उसकी जगह सिमिलरली कम सजा वाली धाराओं को लगाकर भी इन्वेस्टिगेशन वॉशअप की जाती है और कहा जाता है कि चार्जेस किया जाए, जो कि कंटेस्टेबल रहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका ये है कि एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में एक इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी बनाई जाए और उसका सीबीआई से कोऑर्डिनेशन करे। इसके जो बेसिक लकूनास हैं वो मेरे ख्याल से सरकार अपने आप से फिगर आउट कर सकती है और मैसेज भेज सकती है ऐसी समिति का गठन करके कि हाँ, हम करप्शन के खिलाफ तत्पर कार्य करने के लिए रेडी है। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि इस मामले को लेकर और थोड़ी सी पड़ताल मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिश्वत के लिए छाछ, गिलास, अचार की बर्नी, किलो आम जैसे कई कोड वर्ड का यूज किया गया। सीबीआई की टीम ने छापेमारी के दौरान आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी इंस्पेक्टर रिश्वत के लिए छाछ का गिलास, अचार की बर्नी और किलो आम जैसे कई कोड वर्ड का उपयोग किया जाता था और 2 से 3 साल पहले इस पूरे फर्जीवाड़े की जो कामकाज है उसमें अनियमितता सामने आई थी। व्यापम 2 सरीखे दिख रहे नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज और घोर अनियमितताएं 203 साल पहले सामने आ रही थी। मामले में जब मीडिया ने चौंकाने वाले खुलासे किए, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, सीबीआई जांच में जुटी थी और इस बीच सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लिया। नर्सिंग कॉलेज का जो क्षेत्रफल था उसको घटाकर के 8000 वर्ग फुट कर दिया। दरअसल नियमों के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज केवल तभी चल सकता है जब उसका क्षेत्रफल कम से कम 23,000 वर्ग फुट का हो। नए नियम ने इस न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को घटाकर 8,000 वर्ग फुट कर दिया और इसके साथ ही सहायक प्रोफेसर और छात्रों से 10.1 अनुपात को घटाकर कि 20.1 अनुपात कर दिया। और देखिए, बगैर बुनियादी ढांचे के ये तमाम मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज है वो चल रहे थे, जिसकी जांच फिलहाल की गई है और इसमें पाया गया कि कई नर्सिंग कॉलेज बगैर जरूरी शिक्षकों के अनुपात या बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे थे। और यही नहीं, नर्सिंग लैब के लिए न्यूनतम क्षेत्र को जो 1500 वर्ग मीटर में संशोधित करके 900 मीटर कर दिया गया था। ऐसे कई फैसलों से लगने लगा कि सिस्टम में कोई तो है जो घोटाला करने वालों को का मददगार है या उनकी सहायता कर रहा है। ऐसे में सवाल न सिर्फ सिस्टम पर खड़ा होता है बल्कि सरकार पर भी खड़ा होता है। क्या सरकार ऐसे जो फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी है या सीबीआई के अधिकारी है या सरकार के नुमाइंदे हैं उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएगी? क्योंकि यही कानून जो है अच्छा साबित हो सकता है और अगर इस मामले में अगर जेल नहीं होती है या एफआईआर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।